अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक होगा लॉ ऑफ डिमांड। इसमें हम कुछ सब टॉपिक्स को देखेंगे। पहला होगा डिमांड और डिज़ायर का डिफरेंस, दूसरा डेफिनेशन ऑफ डिमांड, फिर डिमांड के फीचर्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिमांड किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। फिर हम लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस देखेंगे और फिर हम लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा आखिरी स्टेप होगा। इसको हम 3 तरीक़ों से एक्सप्लेन करेंगे, फंक्शनल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और ग्राफ से। तो पहला जो हमारा सब टॉपिक है वो डिमांड और डिज़ायर का डिफरेंस है। याद रखिए, इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड का वर्ड इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब है इफ़ेक्टिव डिमांड। अब ये डिमांड या इफ़ेक्टिव डिमांड क्या चीज़ है? ये 3 चीज़ों का मजमूआ है: डिज़ायर, परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड। थोड़ी सी तफसील जानते हैं। डिज़ायर क्या है? किसी भी शख्स की ख्वाहिश, कोई चीज़ ख़रीदने की या कोई चीज़ हासिल करने की ख्वाहिश। उसके बाद है परचेजिंग पावर। ये किसी शख्स की कोई चीज़ ख़रीदने की काबिलियत है, अहलियत है। फ़र्ज़ करें कोई शख्स गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो उसकी अहलियत क्या है? गाड़ी ख़रीदने के पैसे होने चाहिए। ये उसकी क़ुव्वत ख़रीद है, ये उसकी एबिलिटी है, ये उसकी अहलियत है। और नंबर 3, विलिंगनेस टू स्पेंड। अब किसी शख्स के पास पैसे तो हैं लेकिन वो उन पैसों को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यानी गाड़ी ख़रीदने के लिए इस्तेमाल भी करना चाहता है कि नहीं? अगर करना चाहता है तो फिर ये तीनों चीज़ें मिलके उसकी डिमांड बन जाएंगी। यानी उसको गाड़ी ख़रीदने की ख्वाहिश भी है, गाड़ी ख़रीदने के पैसे भी उसके पास हैं और वो उन पैसों को गाड़ी पर लगाने के लिए तैयार भी है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हम कहेंगे कि उस शख्स की गाड़ी की डिमांड है। अब चलते हैं डिमांड की डेफिनेशन। तो अभी जो हमने देखा उसी के मुताबिक हम डिमांड को डिफ़ाइन करेंगे कि डिमांड एक ऐसी ख्वाहिश का नाम है जिसके पीछे 2 चीज़ें हों: परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड। नेक्स्ट है जी फीचर्स ऑफ डिमांड। देखिए, अगर कोई शख्स आइसक्रीम की किसी जगह पे शॉप खोलना चाहता है और उसे बताया जाता है कि यहाँ पे आइसक्रीम के 800 कप की डिमांड है। अब ये इंफॉर्मेशन उसके लिए इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने उसे ये तो बता दिया कि 800 कप डिमांड है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये 800 कप 1 घंटे में बिक जाएंगे या 1 दिन में इसकी डिमांड है या 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 1 साल में। इसलिए वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की का डिसीजन नहीं ले सकता जब तक हमें उसे टाइम नहीं बताएंगे। तो डिमांड के साथ टाइम का कॉन्सेप्ट बताना लाजमी है। नंबर 2 है प्राइस। डिमांड के साथ प्राइस का कॉन्सेप्ट बताना लाजमी है। देखिए, अगर हमने उसे बता दिया कि 1 हफ्ते में 800 कप बिकेंगे और प्राइस ना बताई तो ये इन्फॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट होगी क्योंकि प्राइस ही तो उसका रेवेन्यू है, प्राइस ही तो इसकी इनकम है। तो इसलिए प्राइस का पता होना उसे अज़हद ज़रूरी है। नंबर 3, डिमांड हमेशा यूटिलिटी पर डिपेंड करती है। अगर कोई चीज़ आपको यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, अगर कोई चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करती तो ज़ाहिर है आप उस चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे। और अगर ऐसा आप करते हैं, यानी अगर कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है फिर भी उसकी डिमांड करते हैं, तो ज़ाहिर है ये कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं है। इकनॉमिक्स में चूँकि हम एज्यूम करते हैं कि तमाम कंज्यूमर्स रैशनल हैं, इसलिए वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों की डिमांड करते हैं जो उन्हें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, यूटिलिटी प्रोवाइड करे। तो 3 चीज़ें हमने देखी कि ये तीनों चीज़ों, जब भी डिमांड का कॉन्सेप्ट बताएंगे, इन तीनों चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है। वो चीज़ यूटिलिटी प्रोवाइड करे, उस चीज़ की प्राइस भी साथ बताई जाए और ये बताया जाए कि ये डिमांड जो हम बता रहे हैं ये कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, तब डिमांड का कॉन्सेप्ट मुकम्मल होता है, बात मुकम्मल होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिमांड किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाती है। नंबर 1 है प्राइस। देखिए, जब भी कीमत बढ़ेगी या कम होगी तो डिमांड उसकी वजह से कम या ज़्यादा होगी। चीज़ें अगर महंगी होती हैं तो डिमांड कम हो जाएगी, चीज़ें अगर सस्ती होती हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा वेरिएबल है इनकम। कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती है तो जाहिर है वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने के काबिल है, वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकता है। और अगर कम होती है तो डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब इनकम की वजह से भी डिमांड कम या ज़्यादा होती है। नंबर 3 है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या हैं? ये 2 तरह की होती हैं। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स उनको कहते हैं जो एक दूसरे के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जैसे पेप्सी और कोक, जैसे कैप्री और लक्स। ये दोनों साबुन हैं, एक दूसरे के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं।
अब फ़र्ज़ कीजिए पेप्सी की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, तो जाहिर है कोक की कीमत अगर ना भी बढ़े तो फिर भी लोग कोक की तरफ ख़रीदने के लिए ज़्यादा जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोक की कीमत नहीं हुई, उसकी रिलेटेड गुड, उसके सब्स्टिट्यूट पेप्सी की कीमत जो है वो बढ़ी है, लेकिन डिमांड कोक की चेंज हो गई है। इसका मतलब हुआ रिलेटेड गुड की प्राइस की वजह से भी डिमांड चेंज हो जाती है। इसी तरह से दूसरी चीज़ है जो रिलेटेड गुड्स में शामिल है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उनको कहते हैं जो इकट्ठी जिनकी डिमांड की जाए, ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड इकट्ठी की जाए उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे स्टेपलर और उसके साथ पिन्स, जैसे वाइट बोर्ड और उसके साथ वाइट बोर्ड का मार्कर। अगर इनमें से एक चीज़ बहुत महंगी हो जाए तो दूसरी चीज़ की डिमांड पे लाजिमन फ़र्क पड़ेगा। तो रिलेटेड गुड्स दोनों तरह से, चाहे वो सब्स्टिट्यूट्स हों या कॉम्प्लीमेंट्री हों, दोनों तरह से ही वो डिमांड पर असरअंदाज होती हैं। नेक्स्ट है टेस्ट। देखिए टेस्ट ही तो डिमांड को डेवलप करता है। फ़र्ज़ करें कि बचपन में जिन चीज़ों का आपका टेस्ट था, जिन चीज़ों पे आप सारी इनकम अपनी पॉकेट मनी खर्च कर देते थे, क्या आज भी आप वही चीज़ें ख़रीदते और खाते पीते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आज आपका टेस्ट बदल चुका है, इसलिए आप अब वो चीज़ें नहीं ख़रीदते जो बचपन में आप सारी की सारी इनकम जिस पे लगा दिया करते थे। तो ज़ाहिर है टेस्ट बदल जाने से भी डिमांड बदल जाती है। नेक्स्ट है जी नॉलेज ऑफ मार्केट प्राइस। देखिए अगर आपको मार्केट प्राइस का इल्म नहीं है, मिसाल के तौर पे आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, पैनाडोल ख़रीदने जाते हैं, पैनाडोल का पता 10 से 15 रुपए का है, अगर आपको उसकी कीमत का यानी मार्केट प्राइस का नहीं पता तो फिर क्या होगा? अगर दुकानदार या मेडिकल स्टोर वाला आपको 500 रुपये का पता भी दे दे तो आप तो दवाई ख़रीदने गए हैं डॉक्टर की हिदायत पे, आपने तो वो ले ही लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको चूँकि मार्केट प्राइस का इल्म नहीं था, इसलिए आपने उसकी डिमांड कर ली, उसे ख़रीद लिया। अगर आपको इल्म होता तो जाहिर है आप वो चीज़ वहाँ 500 रुपये का पैनाडोल का पता ना ख़रीदते, बल्कि उसे बताते कि भाई इसकी मार्केट की कीमत तो 10 से 15 रुपये है। और अगर वो आपको 10 से 15 रुपये में देने के लिए तैयार ना होता तो जाहिर है आप किसी और शॉप के ऊपर चले जाते और वहाँ से वो चीज़ ना ख़रीदते। इसका मतलब हुआ कि मार्केट प्राइस के इल्म होने या ना होने से भी डिमांड पर फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है वेदर या सीज़न। मौसम की वजह से भी डिमांड में फ़र्क पड़ता है। ये तो वाज़ेह बात है कि गर्म कपड़ों की सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह खद्दर या कॉटन के कपड़ों की जो गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह बर्फ़ की डिमांड गर्मियों में बढ़ जाती है, इसी तरह एसीज़ की डिमांड गर्मी में बढ़ जाती है। तो ये तो नेचुरल सी चीज़ है, वेदर चीज़ों की डिमांड पे बहुत असरअंदाज होता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। देखिए अगर ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो कोई भी ना बदले, सिर्फ आबादी बदल जाए यानी आबादी बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा? बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें ज़्यादा कपड़े चाहिए, ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें ज़्यादा गंदम चाहिए। तो इसलिए चीज़ों की डिमांड पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इनोवेशन इन प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट में इनोवेशन आ जाए यानी उसमें बेहतरी आ जाए, टेक्नोलॉजी उसकी बेहतर हो जाए, तो उसकी डिमांड में फ़र्क पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन्स थे, पहले आप बटनों वाले मोबाइल फ़ोन देखते थे, अब आप देखते हैं एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड के आने से क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में बेहतरी आई, इनोवेशन आई, तो लोग पुराने मोबाइल्स की डिमांड में कमी कर दी और नए जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनकी डिमांड में इजाफा हो गया। इसका मतलब इनोवेशंस की वजह से जो बटनों वाले मोबाइल पहले ख़रीद रहे थे लोग, अब नहीं ख़रीद रहे, उनकी डिमांड में कमी कर दी। चाहे अब आप उनकी प्राइस चेंज कम भी कर लें, लेकिन लोग डिमांड नहीं बढ़ाएंगे और महंगे मोबाइल भी खरीदने के लिए तैयार हैं क्योंकि इनोवेशन आ चुकी है। नेक्स्ट है जी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उससे भी डिमांड में कमी या इजाफा होता है। जाहिर है क्वालिटी बेहतर होने से डिमांड में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट सेविंग हैबिट्स। कंज्यूमर की जो सेव करने की हैबिट्स हैं, आदत है, वो भी डिमांड पर असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, उसकी आदत है कि वो 80% खर्च करता है और 20% सेव करता है, अगर ये उसकी आदत बदल जाए और वो 90% खर्च करना शुरू कर दे अपनी इनकम का और अपनी इनकम का 10% सेव करना शुरू कर दे,
तो जाहिर है अब वो इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च कर रहा है, पहले से 80 से 90% पे आ गया है, तो अब वो डिमांड चीज़ों की ज़्यादा करेगा। तो सेविंग हैबिट्स के बदलने से भी डिमांड में फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड शॉर्टेज इन फ्यूचर। फ़र्ज़ करें कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में यानी अगले हफ्ते में पेट्रोल नहीं मिलने वाला, पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आपने इस्तेमाल तो करना है, तो आप क्या करेंगे? अभी से वो ख़रीदने की कोशिश करेंगे, अभी से उसकी डिमांड में इजाफा कर देंगे। वैसे अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन शॉर्टेज वाली बात पता ना चलती तो आपने नहीं ख़रीदना था, आप नॉर्मली जो यूज़ करते हैं रोज़ाना जितना पेट्रोल वही इस्तेमाल करते। लेकिन शॉर्टेज वाली बात पता चलने से आपने एकदम से डिमांड को बढ़ा दिया। इसका मतलब है जब शॉर्टेज एक्सपेक्टेड हो फ्यूचर में तो भी डिमांड में इजाफा हो जाता है। इसी तरह से फ्यूचर में कीमतें बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से भी लोग डिमांड में इजाफा कर देते हैं। यानी अगर उन्हें लगे कि मुस्तकबिल में कीमतें बढ़ने वाली हैं तो वो फौरी तौर पर डिमांड में इजाफा कर देते हैं और चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं। तो गोया कि फ्यूचर में प्राइसेस के बढ़ने की उम्मीद भी डिमांड में इजाफे का सबब बनती है। तो इसी चीज़ को अगर हम फंक्शनल फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है ये फंक्शन है प्राइस का, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट और एक्सेट्रा में वो बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमने वेदर, फैशन वगैरह का डिस्कस किया था। यानी ये सारे वेरिएबल जो हैं ये क्वांटिटी डिमांड पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड पर असरअंदाज होता है, वो है प्राइस। तो प्राइस वो मेजर वेरिएबल है जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप स्टडी करता है, जबकि अज्यूम करता है कि बाकी सारे वेरिएबल्स जो हैं जिनमें इनकम, प्राइस और बाकी सारे वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, वो सेम हैं, वो चेंज नहीं होते। और चूंकि ये चेंज नहीं हो रहे इसलिए इनकी वजह से क्वांटिटी डिमांड भी चेंज नहीं होगी और डिमांड फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि क्वांटिटी डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे डिपेंड कर रही है, प्राइस के चेंज होने से सिर्फ क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है और बाकी वेरिएबल्स चूँकि चेंज ही नहीं हो रहे तो उनकी वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं होती। तो यही सारी चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस बन जाएंगी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज नहीं होगी, इसी तरह से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होंगी, कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर को मार्केट प्राइस का पता होगा, और इसी तरह से सीज़न और पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं आएगी, क्वालिटी चीज़ की जो है वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह से कंज्यूमर की सेविंग हैबिट्स चेंज नहीं होंगी और इसी तरह से कंज्यूमर फ्यूचर में किसी चीज़ की शॉर्टेज एक्सपेक्ट नहीं करेगा या उसकी प्राइस में इजाफा एक्सपेक्ट नहीं करेगा। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब प्राइस पहले चेंज होगी और उसकी वजह से डिमांड चेंज होगी। ये रिलेशनशिप जो है ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो स्टडी करता है। जबकि जो इसके उलट रिलेशनशिप है, यानी अगर डिमांड पहले चेंज हो जाए और उसकी वजह से प्राइस चेंज हो तो ऐसे रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड स्टडी नहीं करता। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन की तरफ। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि किसी चीज़ की कीमत कम होने से उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है और कीमत बढ़ने से उसकी डिमांड में कमी आ जाती है। लेकिन फिर एक वही शर्त है जो पहले हमने कहा था कि प्राइस के अलावा बाकी तमाम चीज़ें क्या होंगी? सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम इफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन इट्स प्राइस एंड वाइस वर्सा। ये अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम को हम सेट्रिस पैरेबस भी कहते हैं। यानी प्राइस जब बढ़ेगी तो डिमांड में कमी आएगी और प्राइस जब कम होगी तो डिमांड में इजाफा होगा, लेकिन शर्त वही है कि अदर फैक्टर्स रिमेंस कांस्टेंट, यानी बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो सेम रहेंगे, वो नहीं चेंज होंगे। आगे चलते हैं और हम देखते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कुछ इकोनॉमिस्ट के वर्ड्स में। पहली डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं वो प्रोफेसर सैमुअल्सन की है। वो कहते हैं कि लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं कम कीमत पर और कम ख़रीदते हैं ज़्यादा कीमत पर, लेकिन शर्त वही है अदर थिंग्स बीइंग सेम। अदर थिंग्स में क्या आता है? हमने जो पहले पढ़ा, टेस्ट, इनकम, फैशन और उसके अलावा वेदर वगैरह वगैरह। तो ये प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर फर्गूसन की है। वो हमें बताते हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड जो है वो वेरी करती है, यानी चेंज होती है इनवर्सली विद इट्स प्राइस,
उसकी कीमत के उलट, यानी अगर कीमत बढ़ेगी तो वो कम हो जाएगी, अगर कीमत कम होगी तो वो बढ़ जाएगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसी चीज़ को मैथमेटिकली हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइस का, लेकिन दोनों के साइन अपोजिट हैं। प्राइस के साथ नेगेटिव साइन है, क्वांटिटी डिमांड के साथ पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये हुआ एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। इस चीज़ को अगर हम डिजिट्स की शक्ल में लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, हमने 1000 और 2 ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, और प्राइस और क्यू जो है ये वेरिएबल्स हैं। यानी अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी आ जाएगी। अगेन नोट कीजिए कि साइन अपोजिट ही हैं। अब हम इसी चीज़ को एक टेबल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। ये है जी प्राइस ऑफ आइसक्रीम। एक कप आइसक्रीम की प्राइस है जो हमने डिफरेंट ली है, 100, 200, 300 टू 500 ली हुई है। और ये वही इक्वेशन है जो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन की है। ये एक हफ्ते में आइसक्रीम के कितने कप डिमांड किए जाते हैं वो ये इक्वेशन एक्सप्लेन कर रही है। अब हम इसी इक्वेशन में प्राइस की जगह पी की जगह 100 रख देंगे। 2 × 100 तो 200 हो गया। 1000 में से 200 माइनस किया तो 800 आ गया। यानी अगर कीमत 100 रुपया है तो डिमांड एक वीक में आइसक्रीम के 800 कप की डिमांड होगी। इसी तरह अगर पी की जगह 200 रखें तो डिमांड 600 हो जाएगी, यानी डिमांड कम हुई है प्राइस के बढ़ने से। आगे चलते हैं और पी की जगह 300 रखें तो 1000 माइनस 600 400 हो जाएगा। तो 400 रखेंगे तो 200 हो जाएगी। और अगर आप आइसक्रीम के एक कप की कीमत 500 रुपये रखते हैं तो लोग आपकी आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे। ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है। तो यहाँ पे देखें, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है डिमांड में कमी आ रही है। प्राइस 300 से 400 हुई तो डिमांड 400 से 200 हो गई। इसी चीज़ को अब हम ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। आप देखें कि यहाँ पहला पॉइंट क्या था, 100 प्राइस और 800 डिमांड। तो यहाँ भी ग्राफ में भी पहला पॉइंट प्राइस 100 और डिमांड 800। एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड ली है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ली है। इसी तरह से नेक्स्ट प्राइस अगर 200 होगी तो डिमांड 600 होगी। प्राइस अगर 300 होगी तो डिमांड 400 होगी। प्राइस अगर 400 होगी तो डिमांड 200 होगी। और प्राइस अगर 500 होगी तो डिमांड 0 होगी। लोग कोई आइसक्रीम का कप नहीं खरीदना चाहेंगे अगर आप आइसक्रीम की कीमत 500 रुपये एक कप की रखते हैं तो। इन तमाम पॉइंट्स को मिलाने से जो कर्व हमारे पास बनता है, जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनती है, उसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व लेफ़्ट से जब राइट की तरफ आते हैं तो डाउनवर्ड स्लोप है, नीचे की तरफ है। इसे हम नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। यहाँ तक आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में हम इसी लेक्चर का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो ये कि ये डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव क्यों होती है, और दूसरी बात हम देखेंगे कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। आज के लेक्चर में अगर आपका कुछ सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स भी बर वक्त मिल सकें। थैंक यू।